किसान भराओ, आज हम कृषि का संकट क्या है वो भी उस समय जदों जलवायु तंत्र बिगड़ रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि बदलते जलवायु तंत्र में कृषि संकट क्या है और फिर इसका समाधान क्या हो। तो जब जलवायु की बात आती है, आमतौर पर ये कहा जाता है कि पर्यावरण है जो वो हमारे जीवन और मौत का सवाल है। जब हम छोटी 5वीं कक्षा में भी पढ़ते थे तो साइंस में हमें ये पढ़ाया जाता था, आज भी पढ़ाया जाता है कि जितने भी ये हमारा सूर्य मंडल है उसके जितने भी ग्रह हैं या उसके उपग्रह हैं, इसमें सिर्फ धरती पे ही जीवन है और किसी ग्रह पे जीवन नहीं है। तो सवाल ये उठता है, धरती पे ही जीवन क्यों है और किसी ग्रह पे जीवन क्यों नहीं? क्योंकि अब तो इंसान आ जड़ा वो मंगल पे भी चला गया, वो चांद पे भी चला गया और वो इधर उधर घूम रहा है कि किसी ग्रह पे हमें जीवन मिले। और कहा ये जा रहा है कि कहीं पानी ही नहीं है, तो जब पानी ही नहीं तो जीवन कैसे मिलेगा? तो वो जीवन मिल नहीं रहा किसी भी ग्रह पे, जिसका मतलब ये है क्लियर कि जीवन का संबंध पर्यावरण से है। अब अगर किसी भी ग्रह पे पर्यावरण जीवन के अनुकूल है, उसके प्रतिकूल नहीं है, तो उसी ग्रह पे जीवन होगा। जिस ग्रह पे जीवन के पर्यावरण प्रतिकूल है वहां जीवन नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये खुशी की बात हमारे लिए ये है कि हमारी ये अर्थ है, जो हमारा ये ग्रह पृथ्वी है, इस पे जीवन इस करके है कि जहाँ जीवन को पनपने के लिए और जीवन को विकसित होने के लिए एक मकबूल पर्यावरण मौजूद है। यार एक बेनती है मेरी, फोन आ रहा है, जाता है ना, बंद कर लो यार। जहाँ जी कोई एमरजेंसी आ वो बाहर जाके सुन लो प्लीज, फिर ये ना डिस्टरबेंस होती है सुनने वालों भी और सुनाने वालों, क्योंकि अजकल होर तो आपको कोई कारपोरेट ने कुछ दिता नहीं। कारपोरेट ने ये चपेट जी हरेक के हथ च फड़ाती और ये चलानी हमारे को आती नहीं, क्योंकि इसका नियम जिन्होंने बनाया है जी, उसका नियम ये है कि आप जब कहीं मीटिंग में बैठे हों तो इसको बंद करो, जब वाइब्रेशन में लगा लो। हमारे में आते शायद ऐसे होंगे जिनको ये बंद नहीं करना आता, वाइब्रेशन में भी नहीं लगाना आता, वो फिर भी बोल पड़ता है। इसलिए लोग गुरुद्वारा साहब जाते हैं, अरदास में भी वे जो बोलता रहता है, कीर्तन चलता है तब भी ये बोलता है, हमारी मीटिंग चलती है तब भी ये बोलता है। इसलिए इसको थोड़ा इस्तेमाल करने का हमें सही तरीका सीखना पड़ेगा। तो पहली बात पे मैं दोबारा वहाँ फिर आता हूँ कि हमारे लिए खुशी की बात ये है कि हमारे पर्यावरण है जो जीवन के अनुकूल है, इसीलिए इस धरती पे जीवन है। पर अब क्या हो रहा है, जब से पूंजीवाद का उदय हुआ है, जब से इस धरती पे पूंजीवाद के विचार ने जन्म लिया, पूंजीवाद को बच्चा नहीं कि वो जन्म ले लिया, पूंजीवाद एक विचारधारा है। जब से इस दुनिया में पूंजीवाद की विचारधारा इस धरती पे आई तो उसने हमें ये सिखाया, उस विचारधारा में
कि एक तो आपने मंडी में जाके, मार्केट में जाके, बाजार में जाके पैसा कमाना है, और पैसा कमाने का उन्होंने तरीका बताया कि आपको जहाँ सस्ती चीज़ मिले वहाँ लो, और आपके पास जो है जहाँ वो महंगी बिके वहाँ बेचो। इससे आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। मोटा बाजार का फार्मूला मोटा मोटी यही है कि आपने जो खरीदना है वो सस्ते में खरीदो, कहाँ से भी मिले। जो बेचना है आप महंगे में बेचो, कहाँ भी बेचना पड़ जाए, तो इससे आपको प्रॉफिट आएगा। एक बात तो उन्होंने ये सिखाई कि पैसा कमाना कैसे है, प्रॉफिट कमाना कैसे है। दूसरा, उस विचारधारा ने हमें सिखाया कि आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना है, आपने कुदरत के बारे में, समाज के बारे में, दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोचना। और बाजार में आपने ऐसी बात करनी है कि दूसरे को ये लगे कि ये सच बोल रहा है, तो बोलना अपने झूठा। जैसे हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो हमारा एक प्रोफेसर हमें पढ़ाता था कि बढ़िया सेल्समैन कौन होता है, तो वो पढ़ाते थे हमें कि बढ़िया सेल्समैन वो होता है जो गंजे को कंघी बेच दे। हूँ जिसके बहादुर के बाहर ही थी, उसके कंघी क्या काम की थी। इसलिए वो कहता इसलिए आप कभी भी कोई चीज कपड़ा खरीदने जाओ तो कपड़े वाला हमें आमतौर पे ये कहेगा, देखो जी मेरे को इसी रेट में पड़ा है और मेरे भी यही पहना हुआ है, बहुत अच्छा है, आप इसको खरीदो। फिर या तो उसका दिमाग खराब है जो उसको रेट में जिसमें पड़ा वो मेरे को दे रहा है उसी रेट में। जब मेरा दिमाग खराब है, मैं उसकी बात पे विश्वास कर रहा हूँ कि यार जी शायद सच्ची बोल रहा हूँ। बाजार हमेशा ही झूठ पे निर्भर करता है। वहां अगर आप सच बोलोगे तो बाजार में आप कामयाब हो ही नहीं सकते। तो उसी किसी को ये कहो कि यार ये मेरे को 100 रुपए की चीज मिली है, तो मेरे को 5% प्रॉफिट दे दे और ले जा, कोई नहीं ले, क्योंकि आप सच बोल रहे हो। सच का बाजार के साथ कोई भी रिश्ता नहीं। इसलिए उन्होंने जो दूसरी चीज हमें बताई कि अपने बारे में सोचना है, समाज के बारे में, दूसरे के बारे में, दूसरे लोगों की भलाई के बारे में सोचना ही। और इसीलिए कई बार क्या करते हैं हम लोग, कृषि करने वाले हैं। मेरे पड़ोस में मैं जा रहा था तो उन्होंने मूंग पे स्प्रे डाल रखी थी कटाई करने के पहले। वो ऐसे लग रही थी जैसे उसको आग लगाई हो मूंग को। मैंने उसको पूछा यार ये क्या किया, कहते यार ये कबाइन आएगी जिसको काट लेंगे, और तो कुछ नहीं किया। मैंने कहा यार ये सीधी खानी है यार। वो कहता यार कामरेड आपा ने तो अपने जोकरियां फलियां तोड़ दिया, अपने घर के लिए तो फलियां तोड़ दी मैंने, तो अब ये बाजार में जाएगी सारा खाए मरे, मेरे को क्या। मैं उसको कहा यार एक तो ये सोच ठीक नहीं तेरी के यार हम लोगों को मूंग इसलिए थोड़े दे रहे हैं कि वो मरे। और दूसरी बात ये है कि ये तेरे घर भी आएगी, तेरे को वहम है कि मैंने तो अपने नौकरी फलियां तोड़ के ला के रख दी। वो कहता मेरे घर पे कैसे आएगी। मैंने कहा तेरा बेटा वो जब बाजार जाएगा ना वो लेके आएगा ना, फिर वो जो मूंग उसमें पैकेट में आती है मूंग की दाल, वो लाता है ना, हाँ बस फिर वो मैं आगे तेरे ये तेरे को बहन नहीं है कि तेरे घर नहीं आएगी, वो तेरे घर आएगी। इसलिए हमें ये लगता है लोगों को कि यदि दूसरे को हम चीज दे रहे हैं वो जितनी मर्जी हम खतरनाक दे दें वो हमारे पास नहीं आएगी। और उसका जो स्प्रे की जो उसका हवा में असर हुआ वो हवा भी हमारे पास आ गई, और वो मूंग भी इधर उधर से होती है ताकि कभी ना कभी हमारे घर पे भी आ जाएगा। इसलिए दूसरी बात इन्होंने हमें ये सिखा दी कि आपने अपने बारे में सोचना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना।
जब से ये विचार आया तो आदमी बेईमान हो गया। वही इंसान जो अच्छा भला था वो बेईमान हो गया, और वो ही इंसान एक दूसरे के साथ ठगी करने लग गया। और वो ठगी सिर्फ बाजार में ही नहीं रही, वो ठगी सामाजिक रिश्तों में भी आ गई। भाई भाई के साथ 420 करने लग गया, भाई बहन के साथ 420 करने लग गया, पति पत्नी के साथ करने लग गई, पत्नी पति के साथ करने लग गई। अब देखो हमारे समाज में क्या सामाजिक रिश्तों का क्या असर होगा। एक समय था जब हम ये सुनते थे कि किसी आदमी ने अपनी औरत को मार दिया लालच की वजह से, दाज की वजह से, जब उस पर कोई इधर शक हो गया उसकी वजह से उसको मार दिया। अब जितना ये खबर सुनोगे उतनी ये खबर भी सुनोगे कि पत्नी ने अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर अपने पति को भी मार दिया। बराबरी हो गया काम। अब ये बातें क्यों होने लगी? पहले तो कह रहे थे कि पत्नी पति बनता हो और पति पत्नी बनता हो तो समाज चलेगा। अब पत्नी पति बनता नहीं रही और पति पत्नी बनता नहीं रहा तो उनका समाज भी नहीं चल रहा। और यही वजह है कि हमारी कोर्टों में सबसे ज्यादा जो आज की तारीख में केस हैं वो डाइवोर्स के, पति पत्नी के झगड़े के, बहन भाई के झगड़े के, मतलब परिवार के झगड़ों के सबसे ज्यादा केस आज कोर्ट को फेस करने पड़ रहे हैं। और इसकी वजह वो ही विचारता रहा है जो पूंजीवाद ने हमें सिखाई और उसने सबको खेरू खेरू कर दिया, समाज को बिल्कुल बखेर दिया। इसलिए ये जो बातें आई तो ये बातें आती आती कृषि पे भी आ गई और जलवायु पे भी आ गई। क्योंकि आज हमारे दो ही जो मुद्दे हैं मेन, जलवायु पे ये आ गई कि जितनी भी फैक्ट्रियां लगी उन्होंने किसी ने भी ये ख्याल नहीं किया कि मेरी फैक्ट्री से जो धुआं निकलेगा उसमें हवा का प्रदूषण कितना होगा, मेरी फैक्ट्री से जितनी आवाज निकलेगी उसमें साउंड पोल्यूशन, आवाज का पोल्यूशन कितना होगा, और मेरी फैक्ट्री से जो कचरा निकलेगा जिसको वो वेस्टेज बोलते हैं अंग्रेजी में, जो भी गंदमंद फैक्ट्री छोड़ती है वो जब पानी में जाएगा तो पानी को कितना नुकसान होगा। और अब शायद आपको पता हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पानी ਨੂੰ पोल्यूट ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ जो कानून ਸੀ वो बदल दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि कोई भी फैक्ट्री अगर पानी को पोल्यूट करेगी, पानी को प्रदूषित करेगी तो उसको जुर्म नहीं माना जाएगा, उस पे अब मुकदमा होके उसको जेल में नहीं डाला जाएगा और उसको जुर्माना हो सकता है। मतलब क्राइम की जो श्रेणी थी वो क्राइम की श्रेणी से पानी प्रदूषण को बाहर निकाल दिया। और जो ही कानून अब पंजाब सरकार ने पंजाब विधानसभा में पास कर दिया। और जो हम अभी तक हो हल्ला मचाते थे ना कि बुढ़े नाले का पानी फिर वो सतलुज में आता है, फिर सतलुज में पानी वो आगे हरी के पत्तन आता है, हरी के पत्तन से वो फिर गंगा नहर अपना इस नहर में आता है राजस्थान कनाल में, या जिसको आप इंदिरा गांधी कनाल बोलते हो, तो फिर वो पानी लोग पीते हैं और उससे फिर राजस्थान में भी कैंसर फैल रहा है। राजस्थान में भी हेपेटाइटिस बी जिसको पीलिया बोलते हैं वो फैलना शुरू हो गया है। अब उनको इन्होंने बरी कर दिया कि उन पर कोई भी मुकदमा नहीं होगा जिसके वजह से उनको जेल जाना पड़े। हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि वो है तो जातिवादी कि जो जाट है वो तो जुर्माने से डरता है, जो बढ़िया है व्यापारी है वो जेल से डरता है। क्योंकि जाट को ये होता है यार 10 दिन या महीना 20 दिन 6 महीने जेल च रहा कुछ ना कुछ नहीं होता,
जुर्माना ना हो, जुर्माना देना मुश्किल है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं, जुर्माना देगा कहाँ से। अब फैक्ट्री वालों को ये होता है कि यार मैं जेल में नहीं जाना चाहिए, जुर्माना चाहे 20 लाख हो जाए वो तो भर ही देंगे, उनके पास पैसा है। अब इन्होंने उनकी सुविधा के मुताबिक कर दिया। और अब कोई हवा पोल्यूट करो आप, पानी पोल्यूट करो आप, धरती को पोल्यूट करो आप, कुछ नहीं कोई किसी को कहेगा। और ये क्यों हो रहा है सारा कुछ? क्योंकि इन्होंने जितनी भी ये पार्टियां हैं ना, तो मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी पार्टियां ही कारपोरेट की पार्टियां हैं। वो चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी है, चाहे मतलब कोई भी जेडी लोकल कोई है, जैसे हमारे अकाली दल है, आपके वो बड़ी बाल की है, वो क्या है उसका नाम, जो भी है, हाँ जो भी उसका नाम है, मतलब ये सारी कारपोरेट की पार्टी। सिर्फ 2-3 पार्टियां हैं जिसको आप कारपोरेट पार्टियां नहीं कह सकते, वो है सीपीआई, सीपीएम या सीपीएमएल के कुछ ग्रुप। उनको क्यों नहीं कहना, इनको क्यों कहना है? क्योंकि वो कारपोरेट से चंदा नहीं देते। ये सारी कारपोरेट की पार्टियां उन पार्टियों को कहा जाता है जो कारपोरेट के चंदे पे बढ़ती हैं। कारपोरेट उनको पैसा देता है और उस पैसे से जो इलेक्शन लड़ते हैं, और उस इलेक्शन लड़ने के बाद ये पावर में आते हैं। तो जब ये पावर में आते हैं तो फिर जिसकी बाजरी खाइए तो उसकी हाजिरी पर नहीं पड़ेगी। फिर ये उनके मुताबिक नीति पॉलिसी बना। जैसे हम मतलब पंजाब वालों ने अभी नमा स्वाद चखिया आम आदमी पार्टी का, ठीक है, पंजाब वाले भी ऐसी हैं जब वो जी मगर पेंदे ने फिर उन्होंने 117 चो 92 MLA देते। मतलब कोई किसी पासे झाकण की जरूरत ही नहीं रही। मतलब ये लाओ कि झाड़ू का बटन दबा लोगों ने मशीना गर्म कर दी। अब जब वो ही पार्टी है जी वो लैंड पूलिंग पॉलिसी ले आई। अब पंजाब में इन दिनों में किसान स्ट्रगल फेज सरगर्म। पहले तो हम बोर्ड लगाते थे, जब 3 काले कानून आए थे पंजाबी, तो हमारे गांव में बोर्ड लगे थे कि बीजेपी या बीजेपी नाल संबंध रखने वाला कोई भी लीडर साढ़े गांव में नहीं घुसना चाहिए। बीजेपी वालों को कभी पंजाब के गांव में घुसने नहीं दिया। कई बार ऐसा होता था कि वो बहुत फोर्स लेकर आते थे, लेकिन फिर भी लोग उनको घुसने नहीं देते। इतना मंदा हाल हुआ था, तब जाके ये 3 कानून वापस हुए। से ऐसे थोड़ी हो गए। अब वो बोर्ड वो तो खत्म हो गया, बोर्ड वाला काम पुराना तो बीजेपी वाला। अब बोर्ड लग रहे थे कि आम आदमी पार्टी वाला ना गाँव में बढ़ जाए। अब नया बोर्ड आ गया, मतलब हर गांव में फ्लैक्स लग रहे हैं, बोर्ड लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता, कोई उसका मंत्री शंत्री जो भी है, वो हमें लैंड पूलिंग पॉलिसी के फायदे समझाने मत है। हमारे गांव में हमें पता लग गया, क्योंकि इन्होंने 65,533 एकड़ जमीन नोटिफाई कर दी। नोटिफाई करने का मतलब है कि अब फार्मर जिसकी जमीन है वो, जैसे आपके और हमारे में ना, हमारी जमाबंदी में एक फर्क है। आप राजस्थान में जमाबंदी जमीन की लोगे तो आपका नाम काश्तकारी वाले खाने में आएगा, मालकी खाने वाले में आपका नाम नहीं आता। वहाँ राजस्थान सरकार लिखा होगा जमाबंदी में। लेकिन जहाँ सर छोटू राम का राज रहा तो उस समय का ये कानून है कि पंजाब में, हरियाणा में, जहाँ जहाँ सर छोटू राम मिनिस्टर रहे थे किसी समय, हम मालकी के खाने में भी मेरा नाम बोलेगा और काश्तकारी के खाने में भी बोलेगा। हमारे दोनों खाने में हमारा नाम बोलता है।
लेकिन अब इन्होंने जो नोटिफाई किया है ना, उसमें कह दिया, मेरे को ये बोल दिया अगर मेरी जमीन नोटिफाई होगी कि आप मतलब पशुओं वाला छतरा भी नहीं बना सकते इसके बाद, क्योंकि आप की जो ये जमीन है ये नोटिफाई होगी, वो रेड एंट्री भी बोलते थे, भी रेड एंट्री होगी उसकी, आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते, ना लोन ले सकते हो, ना किसी को बेच सकते हो, इवन आपने जो कोई पशु वाला छतरा सत्तना वो भी नहीं सकता। तो फिर और लोग क्या कहेंगे, क्या समझाने आएंगे हमें। तो अब पंजाब में एक बड़ा आंदोलन मतलब दोबारा उठ खड़ा है, और जितने ग्रुप पहले आपस में झगड़ रहे थे वो सारे ग्रुप भी एक होने जा रहे हैं। अभी एक मीटिंग हो रही है चंडीगढ़ में, जिसमें जो रुसे हुए से जो जिन्होंने अपना शंभू बॉर्डर थे या खनौरी बॉर्डर थे जो धरने लगा के अलग अपना उन्होंने 4 इटाली मसीत बनाने की ट्राई की थी, अब वो सारे स्कीम के साथ यूनिटी में के प्रोसेस में आ रहे हैं और पूरा स्कीम फिर दोबारा डिनाइट हो रहा है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि जब इतनी जमीन निकल गई तो पंजाब के पास रहेगा क्या। 80,000 एकड़ तो हमारी जमीन भारतमाला में चलेगी पंजाब की। जो ये भारतमाला आई ना, इसमें पंजाब की जो और इसके साथ जो उन्होंने भारतमाला को कॉन्टेक्ट किए हैं इधर उधर से, वो अगर वो सारी की सारी जमीन जोड़ लेते हैं 80,000 एकड़ बढ़ जाती है। 80,000 एकड़ तो वो गई। अब ये 65,533 एकड़ का इन्होंने नवा नोटिफिकेशन कर दिया लैंड पूलन पॉलिसी के तहत, और ये 1 लाख से 1.25 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करना चाहते हैं लैंड पूलिंग पॉलिसी के जरिए। तो पंजाबियों को ये लग रहे हैं जमीन गई तो मेरे पास क्या रहेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जब चंडीगढ़ बसा था ना, तो 28,170 एकड़ में बसा था चंडीगढ़। आज अगर आप चंडीगढ़ की पैराफेरी देखो, गूगल पे करो करके देखो, तो वो है 28,170 एकड़ में, यानी जे आप स्क्वायर किलोमीटर से देखिए तो 114 स्क्वायर किलोमीटर से चंडीगढ़ है, और पटियाला है 159 किलोमीटर, एक कम 160 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 160 किलोमीटर आए, 160 किलोमीटर आए और पूरा इसको आप डब्बा बना लो तो इतने में पटियाला है। और पटियाला है 155 और लुधियाना है एक कम 160 और अमृतसर है 101 कम 140 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये शहर ने ये बहुत सारे गांवों को खा गए। अब जो जमीन ली जा रही है वो 164 गांवों को नए को खाएगी, यानी 164 गांव का वजूद नहीं रहेगा। और वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको कह रहे हैं कि हम प्लाट देंगे, 1 एकड़ में 4,880 गज होते हैं, और ये कह रहे हैं कि किसान को जो 1 एकड़ दूंगा उसको हम 1,000 गज का रहायशी प्लाट देंगे और 200 गज का कमर्शियल प्लाट देंगे प्लाट ही। तो प्लाट पे अगर 1,000 गज वर्ग गज से आपने मकान बनाना है तो पैसा कहाँ से आएगा भी? अगर आपने 2,200 जो वर्ग गज कमर्शियल प्लाट है उसमें आपने कोई शोरूम खड़ा करना है, शोरूम बातों से तो खड़ा होता नहीं, वो तो पैसे मांगेगा। और ये 1,000 एकड़ जमीन का अगर हम 1 साल की आमदन गिन लें, मतलब 2 फसलों की आमदन साल की, हमारे गेहूं निकलता है 21 से 22 क्विंटल 1 एकड़ में, और चावल निकलता है जिसको पैडी बोलते हैं, जीरी बोलते हैं हम, वो निकलती है 27-28 क्विंटल एवरेज पर एकड़ में। जे ना दोनों हम MSP से गुणा करके देख लिए तो 1154 करोड़ रुपया 1 साल की आमदन बन गई
हूँ किसानों की एक 1154 करोड़ की आमदन तो इन्होंने छीन ली। और फिर ये आएगा तो आएगा कैसे? इसलिए हम जो लोग खास करके गांव वाले हैं, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि गांव वालों को ये लोग आदमी नहीं समझते। ये जो हमारे ऊपर बैठे हैं ना पॉलिसियां बनाने वाले, ये जो हम गांव वाले लोग हैं, हमारे गांव वाले लोगों को ये इंसान नहीं समझते। जिਵੇਂ पंजाबी च किसी ने कहा था कि यार ये तो जाट था, खेती हो रही थी, खेती हो रही है, अगर जाट ना होता तो आदमियों को खेती करनी पड़ती। मतलब पंजाबी में शहरी लोग आम बोलते हैं, अगर जाट ना होता तो इंसानों को खेती करनी पड़ती। देखो कितना काम खराब हो गया था उनका। इसका मतलब जाट तो इंसान नहीं ना है। और उसकी आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। साढ़े मुल्क में 180 थर्मल प्लांट टोटल, कितने? 180। और उनमें मतलब उनके 6000 यूनिट है। किसी थर्मल में 2 यूनिट है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी के 5। मतलब 180 थर्मल प्लांटों के अगर यूनिट देखोगे आप, कहते हैं ना कई बार 2 नंबर यूनिट बंद हो गया है, 3 नंबर चल पाया, 4 नंबर बंद हो गया, तो 1 नंबर चल पाया। आप सुनते हो ना ये बातें, क्योंकि वहाँ यूनिट अलग अलग हैं। तो इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है हमारे मुल्क में कि एक तो वो कैटेगरी है जिसमें 10,000 तो ज़्यादा आबादी वाले शहर आते हैं। एक वो इसको ए कैटेगरी कहते हैं, एक बी कैटेगरी है, एक सी कैटेगरी है। और जो धुआं निकलता है ना थर्मल का, उसमें सिर्फ ए कैटेगरी के लिए ये लिखा हुआ है कि जो शहरों के नजदीक है कि आपको एक ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा उसमें कि धुएं दे विच सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकलनी चाहिए। एक खतरनाक गैस जिसको तेजाबी गैस भी बोला जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कि वो गैस आप उसको ऐसे फिल्टर करके निकालो धुएं को ताकि शहर वालों की सेहत खराब ना हो। आप उनके लिए कंपल्सरी है वो सिस्टम लगाना। वो सिस्टम को FGD सिस्टम बोलते हैं। एक है जो 10 लाख की आबादी तो कम वाले शहर हैं, बी कैटेगरी वाले, उनको कह दिया कि आपने लगाना लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ, ये आपके विवेक पे है, क्योंकि उसमें बड़े अच्छे लोग नहीं रहते। बड़े शहरों में तो ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं ना। और तीसरी कैटेगरी है गांव वालों की, पेंडू, उनको है कि जहाँ लगानी ही नहीं है, छोड़ो पड़े, क्यों खर्चा करना है, यहाँ आदमी थोड़ी रहते हैं। बस जहाँ आपके शायद ये जो टूटगढ़ लगा हुआ है ना, इसमें नहीं होगा, वो आप चेक करके देखो कि वो सिस्टम है जहाँ इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस खोल के सड़ के जाती है और उसको हवा में जाने ही नहीं दिया जाता। इसलिए हम जो गाँव वाले हैं, हमारे को ये इंसान भी नहीं मानते। और अब देखो कि ये 2-3 चीज़ें हो रही हैं। जैसे राजस्थान में खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है। मतलब खेजड़ी बचाओ आंदोलन, क्योंकि खेजड़ी का जो पेड़ है वो बिसरोई समाज को सबसे अच्छा पेड़ लगता है, प्यारा लगता है, या धार्मिक एंगल से उनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई है। जैसे पीपल के पेड़ से पंडितों की जुड़ी हुई है। पंडित कहते हैं ना कि पीपल का पेड़ नहीं काटना। और
ये जो खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है, ये चल इसलिए रहा है कि सोलर प्लेटें लग रही हैं, और जहां सोलर प्लेट लगेगी वहां सोलर प्लेट पे छाया नहीं पड़नी चाहिए, धूप आनी चाहिए, क्योंकि वो सूरज की ऊर्जा से चलेगी। तो एक तो दुनिया का आंकड़ा ये सामने आया है सुधन जी आपको कि 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जरा वो वहां बढ़ेगा जहां सोलर प्लेटें लगी हो, क्योंकि जो वहां ग्लास लगा हुआ है ना, शीशा लगा हुआ, वो ज्यादा मतलब जो गर्मी आती है उसको सोखता है। आप धूप में गाड़ी खड़ी कर दो, 1 घंटा गाड़ी खड़ी रहने दो, उसके अंदर फिर बढ़ के देखो ना, जब आप खोल के बढ़ोगे तो बाहर का टेम्परेचर कितना होगा, गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर कितना होगा, कितना फर्क होगा आप खुद ये अंदाजा करके देख रहे हैं। गाड़ी तो करीब बहुतों के पास तो है ही, इसलिए अगर 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान के इस एरिया का, जिसको मरु एरिया बोलते हैं, उसका बढ़ जाता है, तो खेजड़ी जो बची हुई है, जैसे कुछ कंपनियां खेजड़ी काट नहीं रही, वो भी ज्यादातर खड़ेगी नहीं, वो भी सूखने लग जाएगी एक समय के बाद। और दूसरी बात इसमें है कि जब ये गर्म होती है प्लेटें, तो इसके 2 काम करने पड़ते हैं कि एक तो इसके नीचे एक पासे छिड़काव करना पड़ता है, क्योंकि वो गर्म बहुत ज्यादा हो जाती है। छिड़काव का इसका करना पड़ता है पानी का। एक जब धूल मिट्टी आती है तो प्लेट पे जो पड़ती है, प्लेट को साफ करना पड़ता है ताकि वो पूरे की पूरी सूरज की ऊर्जा को इस्तेमाल कर ले। अब 2 काम होंगे वेस्ट मतलब राजस्थान में, एक तो ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा प्लेटों की वजह से और पेड़ कटने की वजह से। दूसरा ये होगा कि जो पानी आपका है, जो राजस्थान कनाल से आपको पानी मिल रहा है, वो पानी अब ये कंपनियां यूज करेंगी, फार्मर को यूज करने के लिए पानी नहीं मिलेगा। मतलब किसान के पानी पे भी डाका पड़ेगा। ये मत सोचो कि शायद जिन खेतों में वो लगी है, प्लेटें लगी है, इसका नुकसान उसको ही होएगा, भी मैं तो देता नहीं यार, मेरी जमीन तो बच जाएगी। भैया टेम्परेचर बढ़ने से, पानी ना मिलने से तेरी वाली भी नहीं बचने वाली। इसीलिए तो वो कहते हैं यार देनी है, देव नहीं देनी ना, तो उनको पता है कि लेके कहाँ जाएंगे। जब कुछ हो गई खुद ही कहेंगे मेरे वाले भी ले लो। इस करके ये जो बातें चल रही है ना, और एक वेस्ट जो पश्चिमी राजस्थान है, इसमें कुछ एरिया में लगी हैं हवा नाल चलने वाली चक्कियां, पवन चक्की जिसको बोलते हैं। वो पवन चक्की है जो, उसके बारे में एक सर्वे ये आया है कि एवरेज जितने पंछी मरते हैं आम एरिया में, उससे 25% ज़्यादा पंछी वहाँ पवन चक्कियाँ जहाँ होती हैं वहाँ मरते हैं। क्योंकि कुछ समय तो उनको समझ ही नहीं आता कि यार अगर वो मूव करें तो जाएं कैसे जाएं, वो पवन चक्की के फेट में आ जाते हैं, वो मर जाते हैं। और दूसरा ये है कि उनका शोर ऐसा है क्योंकि वो दिन रात चलती है, वो पंछी सो ही नहीं पाते। और पंछी अपनी जो रिप्रोडक्टिव, जो उनका बच्चे देने का जो मतलब सिस्टम है, वो सारे का सारा गड़बड़ा जाता है। और इसलिए वो पंछियों की तो खास करके दुश्मन है। और उसका उनके जो खड़का करती है ना, वो आवाज़ करती है, जो उनकी आवाज़ का हमारी सेहत पे भी बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। इसलिए ये जो बातें वातावरण के एंगल से, खेती के एंगल से, बदल रहे जलवायु के
नज़रिए से हम देख रहे हैं, इन बातों पे हमें कान करने की ज़रूरत है। खास करके गांव वालों को मैं खास करके इसलिए कहता हूँ कि हम लोग इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते भैया। हम तो वो ही है कि जे जाट ना होता तो आदमियों को खेती करनी पड़ती। हम वो आदमियों की कैटेगरी में हम कैसे आए, इनके लिए भी हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी और वो करनी भी चाहिए। और अगली बात ये है कि अभी जो जैसे पंजाब में आंदोलन चल रहा है, 3 तारीख को हमारा जी नाभा में एक प्रोग्राम था, उसमें हमने दूसरी किसान जथेबंदियों को भी बुलाया था। उसमें हमने एक बात सबके सामने ये रखी कि यार पहले मोदी 3 काले कानून ले आया, हमने 13 महीने पूरे देश के लोगों ने खास करके पंजाब वाले ने आगू होके दिल्ली आप बैठे रहे, 750 किसान आप अपने शहीद करा ले और उस तो बाद उन्हें अपने नाल मीटिंग भी नहीं की और बगैर मीटिंग किए उन्हें ऐलान करता भी लो भाई वापस हो गया, कानून वापस हो गए। हमने कहा कि नहीं, इतनी हम आम आप पे वो विश्वास ही नहीं करते जब तक वो आप पार्लियामेंट से दोबारा उनको ख़त्म नहीं करवाएंगे तब तक हम उठेंगे नहीं। चलो उन्होंने पार्लियामेंट का सेशन आया और वो ख़त्म करवा दिए और गाड़ी वहाँ के वहाँ ही रही। नई बात तो कोई हो ही नहीं भी किसानों को कोई बहुत फायदा हो गया। यही जो नुकसान होना सी वो नहीं हुआ, पर फायदा नया फायदा तो कोई नहीं हुआ। अब यही बात आ रही है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी ये तो देखो खत्म, हम उसको वापस तो करवा लेंगे क्योंकि वो तो पंजाब वालों की है। इन्ना तो सानू पता भी भगवंत मान की सरकार से इतना दम तो है नहीं। अब मूरे 27 से इलेक्शन आ रही है, 1.5 साल रह गया सारा और उसको वापस लेनी ही पड़ेगी। और अब सरकार का जो हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ना, मुख्य सकत्तर, जो सरकार तो किसी सूबे की सरकार से सबसे बड़ा अफसर होता है, AP सिन्हा साहब का बयान आया है 4-5 दिन पहले। उन्होंने कहा है कि अगर पंजाब ने तरक्की करनी है तो पंजाब को खेती आर्थिकता को छोड़ के औद्योगिक आर्थिकता और सर्विस सेक्टर वाली आर्थिकता के तरफ मुड़ना पड़ेगा। जानी पंजाब के किसानों को वो मत दे रहा है कि खेती छड्डो और तुसी उद्योग वाली आर्थिकता, कारखाने वाली आर्थिकता और सर्विस सेक्टर कहने ने जिहड़ी सेवावां दिंदी आ आर्थिकता, जिहदे च बस आ गए, ट्रक आ गए, जिहदे च मतलब आ टैलीफोन आ गया, ये सारे जिन्हों आप सर्विस सेक्टर जिहड़े कमाओ, मतलब नवीं कोई चीज़ कोई नहीं बनाउंदे लेकिन वो सेवावां ही दिंदे ने। हस्पताल आ गया, वकील आ गए, ये डॉक्टर आ गए, ये नवीं कोई चीज़ नहीं बनाउंदे। कारखाने वाला नवीं बनाऊ ਜਾਂ खेती वाला कोई नवीं चीज़ बनाओ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ कि वो सानू लैके किधर जाना चाਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਥੋਂ खेती ਖੋ ਕੇ कारपोरेट ਨੂੰ देना ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ सोचना, ਭਾਰਤ ਦਿਆਂ ने ਜਾਂ दुनिया ਦਿਆਂ ने कि अगर हमारी खेती गई तो असी अपने आप को जिंदा किमें रखांगे। जिंदा रखने का मतलब ये नहीं है जो खेती नहीं करता वो मरदा, भुखा मरदा। मतलब ये है कि खेती एक ऐसा साधन है, खेती एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जो पैसे से भी बेहतर है, जो विद्या से भी बेहतर है। एक ये बात भी सुन लो, मैं नई बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे दो कि जो पैसे से भी, पूंजी से भी बेहतर है कि पैसा आपके पास आया, एक बार आया और वो आप कैसे कहाँ किधर गया। जैसे पंजाबी में हमारे कहते हैं कि जो रेत की मुट्ठी होती है वो तो गिर ही जाएगा, जैसे रेत मुट्ठी में रख ही नहीं सकते। और ये विद्या से भी बेहतर है।
क्या कर आप बड़े अफसर भी लग जाओ ना, खुदा का खास्ता के आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, वो ही कमाने वाला, पूरा परिवार रोड पे आ जाता है। पर खेती आपके पास 2 बीघे है, 3 बीघे है, 4 बीघे है, आपके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, ये गारंटी है। हूँ सरकारों को अब ये लग रहा है, चाहे वो मोदी की सरकार है, चाहे वो पंजाब वाले की सरकार है, चाहे वो किसी होर थोड़े राजस्थान वाले की सरकार है, कि अगर कोई मूवमेंट कर रहा है तो कौन कर रहा है मुल्क में? वो किसान कर रहा है। किसान ही क्यों मूवमेंट कर रहा है और तबके क्यों नहीं मूवमेंट कर रहे? क्योंकि कह हमारे पंजाबी में कहावत भी, जेड़ा कट्टा ना वो किले के जोर से तांगड़दा। किसानों का किला मजबूत है, वो किला है आपकी जमीन, जेड़ी आपको 13 महीने वहां बैठा सकती है। कोई लेबर वाला, कोई एम्प्लाई नौकरी छड़ के 13 महीने बह जूगा और उन्होंने 13 महीने को खाने को दे दूंगा वहां फ्री में। अपने को तो यार वहां बादाम नहीं खाते गए, देसी घी नहीं खाता गया लोगों को भी, नहीं यार होर नूं दे दे, मेरे को तो बहुत पिया। और डेली जेड़ा दुध सप्लाई होता था वो भी जे था यार, 2 लीटर नहीं 1 लीटर ना काम चलेगा हमारा, हमें 2 क्या कराना यार। वो कहते यार हम वापस कैसे जाएंगे, ले जाओ ना आप, खीर बना लेना और नहीं जी कुछ। मतलब ये कंडीशन क्यों थी? उसकी वजह यही थी कि हमारे पास खेती है, हमारे पास पशुपालन है। वो चाहते हैं कि फार्मर की जमीन खो, इनको बाजार पे निर्भर कर दो और फिर देखते हैं कैसे स्ट्रगल करेगा ये फार्मर की स्ट्रगल रोकने का भी एक उन्होंने दाव बना रखा है। आप देखो कहीं कितनी बड़ा अफसर है, वो 10 किलो से ज़्यादा, असल तो 5 किलो आटा लेकर आएगा घर पे, कोई होगा जो 10 किलो लेकर आएगा। आप लोग जो गांव से आते हैं कितनी बैठे हो, कभी 50 किलो से कम पे आनेंगे हो चक्की पे? कम से कम मन से ऊपर ही पहना, मतलब पीना लेके जाते हैं। आप क्यों नहीं 5 किलो लेके आते? क्योंकि आप बाजार पे थोड़ी डिपेंडेंट हो। आप 6 महीने का 5-7 क्विंटल ज्यादा रखते हो घर पे, कि कोई ब्याह भी आ सकता है, कोई मरना भी आ सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमारे खेत में जो होता है हम 1 साल का वो जमा करते हैं, चाहे वो दाल चाहे वो सरसों है, जो बचता है वो ही मंडी में लेके जाते हैं ना। इसलिए वो उनको ये चीज़ रड़कती है कि जे आए न के तौड़ में किला, और जे किला वो निकालना चाहते हैं। और जे किला जब निकल गया तब तो उनको ऐ मोड़ दो 4 सपेरे मोड़ने लग जाएगी फिर। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृषि का जो संकट है ना, वो ये है कि एक तो हमला पर्यावरण का है, कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। जैसे कल वाली घटना जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हुई है उत्तरांचल में, वो तो कह रहे हैं ना 4 लोग मरे हैं। यार वो वीडियो तो देखो ना, क्यों आधे से ज़्यादा कौन था वहीं देखते 35 सेकंड चलेगी यार, 1 मिनट में नहीं लग गया। अब आज शायद इन्हें राजस्थान पत्रकार ने खबर लाया 34 सेकंड में, आधे मिनट में ला लो आप, आधे मिनट में यार सारा बना करता। और ये कह रहे हैं हम उत्तराकाशी में विकास कर रहे हैं और हम 4 धाम यात्रा जा लोग बना रहे हैं, 4 लेन सड़कें बना रहे हैं।
जब धाम करने लोग जाते थे वो सैर करने थोड़ी जाते थे। धाम करने जाना और सैर करने जाना, टूरिज्म करने जाना दो अलग अलग बातें हैं। जो धार्मिक एंगल से जाते थे वो श्रद्धा नाल जाते थे, वो पैदल जाते थे, वो अपने आप को तकलीफ देते थे ताकि मैं भगवान के पास जाऊँ, उसको पता चले कि यार मैं काफ़ी तकलीफ से आया हूँ। ये थोड़ी है कि हेलीकॉप्टर ले लो और बैठ जाओ लो। जब मतलब इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां कट के तुम रोड बना के विकास के उस मॉडल में ले आओ और फिर बाद फिर ये कुछ बस जो होटल से लोग ठहरे हुए थे वो होटल ही नहीं रहे, पर वो आदमी कैसे बचेंगे। जी दो थाई होया कल अटैक, एक वो गांव पे होया जिसका नाम था शायद धरौली, ऐसे ही नाम धरौली था, और एक कोई मिलिट्री का कैंप था, उसमें भी 10-15 मिलिट्री वाले जवान हैं जो गए हैं। तो गए हैं मतलब गए भी हैं वो, अब कहाँ वो इतना 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 तो मिट्टी चढ़ गया है वहाँ, उनको निकालने की बड़ी मतलब मशक्कत आएगी, कैसे निकालेंगे। इसलिए प्रकृति के साथ जितना छेड़छाड़ होगा प्रकृति उतना ही हमारे को वो सजा देगी। किसी तरीके का कोई ना कोई थप्पड़ तो देखो लगाएगी। अगर वो थप्पड़ों से भी हम नहीं सुधरेंगे तो फिर शायद वो उससे आगे कोई एक्शन नहीं। इसलिए जो खेती किसानी का संकट है उसके लिए अब हमारे पास रोज रोज लड़ाई लड़ने के अलावा हमारे पास एक लड़ाई हमें लड़ने की जरूरत है, वो है एक तो पर्यावरण बचाने की, दूसरा है खेती को एक बदलवे मॉडल के तहत गतिबंद करना। वो बदलवा मॉडल क्या हो सकता है? वो है प्राकृतिक खेती का मॉडल, जिसको हम कोऑपरेटिव तरीके से करें। देखो सरकारें इतनी चालाक हैं, वो हर एक हमारा रास्ता पहले रोकने की ट्राई करती है। जब हमारा ग्रुप कह रहा है कि हम कोऑपरेटिव तरीके से खेती करें, तो जो कोऑपरेटिव ला पहले स्टेटों में चल रहे थे वो भी कोई लोग पक्की नहीं थे, लेकिन उनको भी अब मतलब अमित शाह ने वो सारा बर्बाद कर दिया। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बना दी और उसके वो बनाते उन्होंने वो SPO बनाते, ये वो करते, लोगों को आपस में पाट दिया, ग्रुप बना दिए और लोगों को ये लगता कि शायद मेरा SPO आगे जाएगा, वो कह रहा है नहीं मेरा SPO आगे जाएगा, आगे होके किसी ने नहीं जाना। ये तो सिर्फ उन्होंने कंपनियां बना दी अमित शाह ने कोऑपरेटिव की, जेडी वो 3 कानूनों में काम करेगी। अब वो एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी लेकर आ रहे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव वाले। इसलिए हमें मुकाबले में उसके बदल में जब तक प्राकृतिक खेती को नहीं उबारते और हमारा विश्वास नहीं बढ़ता जितनी देर तक, और हमें प्राकृतिक खेती के कोऑपरेटिव तरीके से करने के लिए हमें जरूरत है 50% 50% बजट। जब तक हम इकट्ठे होकर वो बजट नहीं मांगेंगे तब तक हम प्राकृतिक खेती को के नए मॉडल को बनाने। और कई लोग कहते हैं यार अभी ये तो फिर भूखे मर जाएगा इंडिया। तो अब देखो जब प्राकृतिक खेती पहले लोग करते थे, जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, आप उस समय देखो प्रति व्यक्ति कितना अन्न आता था, आज देख लो प्रति व्यक्ति कितना अन्न आता है। आज 81 करोड़ लोगों को तो 5 किलो अनाज दे के जिंदा रखना पड़ रहा है। और अनाज भी क्या है उसमें गेहूं जाओ चावल। और हम कह रहे हैं कि हमारी खेती ने बड़ी तरक्की की है, जब चावल और गेहूं ही रह गया ना हमारे पर। हम दाल है वो सारी बाहरों मंगा रहे हैं, खाने वाला तेल है हम सारा बाहरों मंगा रहे हैं। इसीलिए तो मोदी गाइड करता है ना कि तेल कम खाएंगे तो देश की तरक्की में आपका हिस्सा होगा। पेट को गांठ बांध लो। जब हमारा तेल हमारे खेत में होता है वो भी हम ना खाएं तो और क्या खाएंगे हम जहर खाएं हम। आपने सुनी है ना उसकी क्या एडवर्टाइजमेंट,
है? रेलवे स्टेशन पे होती है। हाँ नहीं, वो एसपी भी आता है जो रेट वो भी दिया जाती है कि आप अगर खाने वाला तेल कम कर दो तो आप देश की तरक्की में बड़ा योगदान पा सकते हो। फिर कल को कहेंगे कि आप अगर 2 टाइम की रोटी 1 टाइम कर दो तो देश और ज़्यादा ताकत देगा। और अगर कंडीशन किया इसी पार्लियामेंट के अजलास में जो चल रहा है, वहाँ एक फैक्ट ये आया है कि 119 जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के, उनका एक सर्वे की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हुई है। उसमें कहा गया है कि 30 से 40% बच्चे हमारे स्टंटेड हैं। स्टंटेड अंग्रेजी में कहते हैं कि जिनका कद वो जितना होना चाहिए उससे कम है। पंजाबी में हमारे शब्द उनको बौने बोला जाता है। आपके क्या बोलते हैं? ठिगना बोलते हैं। हाँ, ठिगना भी बोल देते हैं उसको। मतलब तुसी ये देखो कि 119 जिलों के विच 30 तो 40% बच्चे अगर हमारे ठिगने हैं, और उधर जो कह रहे हैं भी 63 जिले ऐसे हैं, वो 113 तो जिन्हों से 50% बच्चे ठिगने हैं। ऐसे देश तरक्की करेगा? ठिगने बच्चे आने वाले समय से सारी तरक्की करेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ठिगने हों। और एक रिपोर्ट और है, वो कमाल की है कि इंडिया में 26% लोगों को आज के दिन में टीबी है। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी जो टीबी कहते हैं ना, बलगम आती है, मतलब जिसमें वो लंग्स खराब होते हैं, फेफड़े खराब होते हैं, कहते हैं वो टीबी लगी। पर कितने में है? 26% लोगों को, मतलब 1/4 लोग इंडिया के, जिसकी जो फड़े मारते हैं ना, हमारी इकोनॉमी ऐसी, हमारी इकोनॉमी ऐसी, हम चौथी इकोनॉमी बन गए। चौथी इकोनॉमी वाले के 4 हिस्से, 1/4 हिस्सा आबादी का वो टीबी का शिकार है। और हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी जुत्ती के समान नहीं, पाकिस्तान में 6% लोगों की टीबी है। ये देख लो, मतलब कि लोगों का सेहतमंद रहना ये बड़ी बात है, जब लोगों की जेब में पैसे रहना बड़ी बात है। ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य जरूरी है या हमारे लिए पैसा जरूरी है। पैसा खाया नहीं जा सकता। अगर बीमार हो जाए कोई, जितने मर्जी पैसे होए, तो किसी से सेहतमंद वो शरीर नहीं खरीद सकता किसी भी पैसे से। बड़े बड़े लोग चले गए, राजे राणे चले गए। इस करके अगर लोगों को सेहतमंद बनाना है तो सबसे जरूरी है कि हमारे पर्यावरण के घटक सेहतमंद हों, हमारी हवा शुद्ध हो, हमारा पीने का पानी स्वच्छ हो, हमारा खाने का भोजन पौष्टिक भी हो और जहर मुक्त भी हो, हमारे रहने लायक तापमान भी ठीक बने। ये 4 चीज़ें। और 5वां सामाजिक चीज़ है कि हमारा एक भाईचारा हो, हम अपना दुख सुख हमारे भाईचारे में बांट दें। मतलब भाईचारे में दुख सुख बांटने का मतलब ये होता है, अगर मेरी कोई समस्या है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कल आप उसका दुरुपयोग नहीं करोगे कि प्रचार करते देव के साथ ऐसे हो गया, उसके साथ ऐसे हो गया, उसके। आप मेरी कोई मदद कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो कोई बताओ यार भी फलाने से बात करना यार, मेरे को तो इसका पता, उसका दुरुपयोग नहीं करोगे मेरी बात। ये होता है भाईचारा। इसलिए अगर हमारा पर्यावरण सेहतमंद होगा और हमारा भोजन सेहतमंद होगा, हमारा भोजन सेहतमंद कैसे होएगा? अब वो एमएलए साहब बोल रहे थे ना कि अब हम 20 क्विंटल 30 क्विंटल गेहूँ निकाल लेते हैं। यार एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो 20-21 क्विंटल जो गेहूँ निकालते हैं पर एकड़ का, हमारे भी निकलता है पंजाब में 21-22 क्विंटल निकलता है।
इसमें कोई झूठ नहीं है, पर उसमें पौष्टिकता, उसमें पोषण कितना है वो भी तो देखो ना। आदमी पेट बड़ा करने के लिए खाता है, या आदमी को जो ईंधन मिलता है, जो उसको एनर्जी मिलती है, जो उसको ऊर्जा मिलती है, वो भोजन से मिलती है ना। ऊर्जा के लिए भोजन खाता है। अब आप टेस्ट कराओ, डॉक्टर साहब बैठे हैं अपने पास, और ये कहते हैं यार ये भी करा लो, आप विटामिन डी भी करा लो, आप विटामिन ए भी करा लो, आप विटामिन 12 भी करा लो, विटामिन 6 भी करा लो। कोई करा के देखो ना, ये किसी के पूरे नहीं कराया तो मेरे को बोल दो, क्यों नहीं निकलते पूरे? उसकी वजह ये है कि हमारा पर्यावरण भी ठीक नहीं है और हमारा भोजन भी ठीक नहीं है। हम तो जहरीला भोजन खाते हैं। जेड़े गेहूं आज हम खा रहे हैं ना, ये यूरोप में कैटल फीड के लिए यूज की जाती है, पशुओं की खुराक के, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा गेहूं। जब ये यूक्रेन और रशिया की बाढ़ की वजह से मिस्र कणक लेने आया हमारे पंजाब, मिस्र का एक डेलीगेशन आया पंजाब में, सबसे बड़ी मंडी है जो ना, वो खन्ना मंडी। खन्ना मंडी में वो आए, वो कहते यार ये क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि जो पंजाब का गेहूं है उसमें 1 किलो में 30 से 32 हज़ार दाना है, और जो यूक्रेन का गेहूं या रशिया का गेहूं है जो वर्ल्ड मार्केट में 21% का अकेले देते हैं, उनके 13,000 दाना यार गेहूं में 1 किलो में। उनका गेहूं तो अपने चने तो भी मोटा, और उसमें कितनी पौष्टिकता है वो तो वो जानते हैं ना, ऐसे थोड़ी लाल लाल पड़े हैं। हमारे आने में पौष्टिकता कितनी है? मैं भी प्राकृतिक खेती करता हूँ। जरा हमने चैलेंज किया, सरकार को भी किया, दूसरों को भी किया कि हमारे गेहूं का प्रोटीन चेक कराओ, अगर 16% से 18% तक ना आया तो दूसरी कणक दे दें, और तुसी अपने वाले 8% तो बढ़ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਿਓ ਜੇ 8% प्रोटीन आ गया था कहे। ਹੁਣ कई बोलते हैं निकलेगी कितनी यार, एक 8% प्रोटीन वाली है, 18% प्रोटीन वाली है, ਉਹਦਾ मुकाबला आप पौष्टिकता के लिहाज से करके देखो ना, फिर ही पता चलेगा ना। जैसे हमारे को डॉक्टर गोली देता है ना, कैप्सूल देता है, 250 mg का, जे 500 mg का, जे 1000 mg का। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 100 mg ਦਾ ਜਾਂ 250 mg ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, 100 ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆ, 250 ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆ, 1000 ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ। ਜੇ 18% प्रोटीन वाली गेहूं तो महंगी मिलेगी या ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब उस रेट 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ 8% वाले रेट। ਇਸ ਕਰਕੇ अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਨਾਪਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਦੇਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ पर्यावरण ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਦਲਣਾ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ? ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਣ ਚੱਲੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਛਿੜਕਣ ਚੱਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਮਰਦਾ, ਛਿੜਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਖੇਤੀ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ 2.5 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ 50 ਕਿਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਚਲੇ ਗਿਆ।
फिर दाल भी वही आ भी पाई आ किसी नहीं लगू। फिर ये नहीं है भी साल भर की मुर्गी पई आ, जो लग गया कोई गल नहीं, वो पशुओं को पी के पा देंगे। और फिर ये नहीं है भी रोटियां पशुओं को चार क्या करोगे। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰੌਂਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਵਨ ਆ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਧਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਓਵਨ 'ਚ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਓਵਨ 'ਚ ਜੀ ਗਰਮ ਕਰਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਔਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2-2 ਕਿਲੋ 3-3 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ। ਉਹ 50 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਆ ਤਰੱਕੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ, 2-3 ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕਾਰਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਡਰੈਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਮੀ ਹੁਣ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦੇਖ ਲਾ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਬੋਲਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸਨੇ ਬਣਨਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬਣੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਦਲੂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਮਰਥਕ ਮਾਨਵ ਸਮਰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਬਦਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਲਥੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹੈਲਥੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਹੈਲਥੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।